वॉइस क्लियरिटी और वीडियो क्वालिटी बताएं एक बार, ठीक है? पहले से बेहतर है? यस सर, बेहतर है। ना अपन क्लास, चलो ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्केल्स, और हमें स्केल्स टॉपिक को स्टार्ट करना है। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम स्पेशल कर्व्स को एंड कर चुके थे। स्पेशल कर्व्स में हमने पढ़ा था साइक्लॉइड, इपीसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड और इनवोल्यूट। ये चार तरह के स्पेशल कर्व्स हमने पढ़े थे और उनका प्रैक्टिस भी हमने किया है। साथ साथ में अब जो मॉड्यूल नंबर 1 है उसका एक टॉपिक और बाकी है, दैट इज स्केल्स। अब बात करेंगे स्केल्स की। तो कोई बताना चाहेगा स्केल क्या होता है? व्हाई वी यूज स्केल? एनी वन ऑफ यू प्लीज एक्सप्लेन। टू मेक अ लाइन। मेजर करने के लिए। मेजर करने के लिए? किस तरह के मेजरमेंट के लिए स्केल यूज होता है? वी यूज स्केल फॉर मेजरमेंट। सर लेंथ। लेंथ। लाइन और की लेंथ के लिए। लाइन के लेंथ के लिए, और अच्छे और बेहतर शब्दों में कहें तो कह सकते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए। लीनियर मेजरमेंट यानी कि स्ट्रेट लाइन के जो मेजरमेंट होते हैं ना, लीनियर मेजरमेंट आप कह सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली दो तरह के स्केल है ना? मैं टाइप्स ऑफ स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ। स्केल एक स्केल आप कह सकते हो इट इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या है वो? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जो स्केल आपने अभी तक ज्योमेट्री बॉक्स में देखा है वो क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मगर एक स्केल और भी होता है, जैसे कि उदाहरण मानिए कि बड़ी बड़ी फील्ड्स होती हैं। अगर मैं कहूँ उसको मुझे शीट पे ड्रॉ करना है, एक्चुअल साइज पे कर पाऊंगा क्या? एक्चुअल साइज पे उसको ड्रॉ करना मेरे लिए भी शीट पे पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उसको रिड्यूस करूंगा साइज को, और उस स्पेसिफिक साइज को लेके मैं इसको शीट पे ड्रॉ कर लूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, मैं उसको सफलतापूर्वक शीट पे आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है? तो उसके लिए मैंने क्या किया, वहां पे एक स्केल यूज किया। क्या यूज किया मैंने? एक स्केल यूज किया। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 मीटर दे दिया, या 1 सेंटीमीटर को मैंने 1 मीटर दे दिया। तो कोई भी अपने हिसाब से मैंने एक अप्रोप्रिएट स्केल चूज किया, और स्केल के तहत मैंने उसको शॉर्ट किया, रिड्यूस किया एज पर अवर ड्राइंग शीट, और फिर मैंने उसको ड्रॉ किया। तो वहाँ पे एक स्केल है, तो मैंने बताया आपको किसी भी ड्राइंग को बढ़ाना, घटाना, या उसी एक्चुअल साइज पे ड्रॉ करना। जनरली स्केल का हम यूज कब करते हैं? स्केल एक सेम स्केल भी कहते हैं, एक्चुअल साइज स्केल बोलते हैं या फुल साइज स्केल बोलते हैं। तो स्केल जनरली क्या होता है, कभी हम यूज करते हैं जब किसी ड्राइंग के साइज को बढ़ाना या घटाना, ये सेम साइज पे लेके ड्रॉ करना, तो हम जनरली उसको स्केल बोलते हैं। तो एक पहला स्केल ये हुआ। दूसरा स्केल, जो स्केल आपने देखा है फिजिकली, दैट इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिससे आपने किसी भी लाइन की लेंथ को आइडेंटिफाई फाइंड किया होगा। कोई दो पॉइंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस आपने फाइंड किया होगा, तो वो स्केल अलग चीज है, विच इज यूज फॉर लीनियर मेजरमेंट, ठीक है? तो दो तरह के स्केल समझ में आया आपको? एक तो इंस्ट्रूमेंट था, और एक स्केल क्या है जो कब यूज करते हैं हम उसका, जब हमें किसी ड्राइंग की एक्चुअल साइज को शीट के साइज पर रिप्रेजेंट करने के लिए उसको बढ़ाना या घटाना होता है, ठीक है? यानी कि साइज को हमें एडजस्ट करना होता है एज पर आवर ड्राइंग। तो केस एक स्केल हम यूज करते हैं। और यानी यहाँ पे मैं कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहता, मैं स्केल यूज नहीं करूंगा, वहां पे बोलूंगा स्केलिंग। क्या बोलूंगा मैं आपको? स्केलिंग बोलूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 3 तरह की स्केलिंग होती है, ठीक है? अभी तक तो वीडियो क्वालिटी ठीक है ना, वॉइस क्वालिटी ठीक है? पहले बताओ मुझे, कोई यस कोई सर, इशू सही नहीं है। है ना? अपने 15 मिनट तो लॉस हो गए अपने, है ना? तो 15 मिनट का लॉस तो हो ही गया, ठीक है? तो स्केलिंग 3 तरह की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केलिंग। आप इसे स्केल भी बोल सकते हो, या ले सकते हो स्केलिंग कैन बी डन इन 3 वेज। ये भी लिख सकते हो, स्केलिंग कैन बी डन बाय 3 वेज। इस तरह से इसमें आप लिख सकते हो। तो पहला होता है एक्चुअल साइज स्केल,
इसका एक नाम और है। एक्चुअल साइज स्केल या फुल साइज स्केल। नंबर जो सेकंड है वो है एनलार्जिंग स्केल। एनलार्जिंग स्केल। और जो नंबर थर्ड है वो है रिड्यूसिंग स्केल। तो ये तीन तरह के स्केल आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए, और वन बाय वन अभी इनको स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले इनको नोट डाउन कर लीजिए। तीन तरीके से हम स्केलिंग करते हैं किसी भी ड्राइंग की। तो पहला जो है एक्चुअल साइज स्केल है, तीसरा रिड्यूसिंग, दूसरा तीसरा वाला कौन सा, दूसरा की तीसरा? पहला जो है तीसरा एक्चुअल, हाँ पहला है एक्चुअल साइज स्केल, और उसका एक नाम और बोल सकते हैं फुल साइज स्केल। और नंबर सेकंड है एनलार्जिंग स्केल, और नंबर थर्ड है रिड्यूसिंग स्केल, REDUCING, रिड्यूसिंग स्केल। तो तीन तरह के स्केल्स हम यूज करते हैं किसी भी ड्राइंग को शीट पे ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, सब नोट डाउन कर लिया ऐसे? यस सर। यस सर। अब मैं आगे आगे बात करता हूँ सारे स्केल्स के बारे में। अब वन बाय वन सारे स्केल्स को यानी स्केलिंग को हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीज़ आप बेसिक नहीं समझेंगे तो इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, वहाँ आपको डिफिकल्टी होगी। इसलिए जो आज की क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझे। कहीं भी कोई डाउट हो तो डायरेक्टली मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला है इसमें एक्चुअल साइज स्केल, या ऐसे कहते हैं फुल साइज स्केल। तो एक्चुअल साइज स्केल क्या होता है, यानी कि एक्चुअल साइज स्केलिंग या एक्चुअल साइज स्केल हम ड्राइंग में जब यूज करते हैं जब ड्राइंग का साइज या ड्राइंग जिस ऑब्जेक्ट का मुझे ड्राइंग करना है उसका साइज ऐसा हो कि उसको एक्चुअल साइज पर लेके मैं शीट पे ड्रॉ कर सकूं, यानी कि उसका साइज आराम से ड्राइंग शीट पर आ जाए। तो ऐसी ड्राइंग के लिए जो स्केलिंग हम यूज करते हैं उसे कहते हैं एक्चुअल साइज स्केल, यानी कि उसको एक्चुअल लेंथ पे लेके हम ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं? एक्चुअल लेंथ पे लेके ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फोन है, अब ये मोबाइल फोन में कहूँ कि इसको शीट पे ड्रॉ कर लो, तो मोबाइल फोन का साइज ऐसा है कि उसको एक्चुअल साइज पे लेके, यानी कि उसका जो वास्तविक साइज है उसको लेके आप शीट पे आराम से ड्रॉ कर सकते हो। तो उसमें आपको साइज को बढ़ाने या घटाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी ड्राइंग जिसमें ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डायमेंशंस लेते हुए उसको आप शीट पे ड्रॉ करते हो, तो ऐसे में जो स्केलिंग ली जाती है उसे कहते हैं एक्चुअल साइज स्केलिंग, या कह सकते हो एक्चुअल साइज स्केल, और यू कैन से फुल साइज स्केल। सबको क्लियर है ये? इसको डाउट तो नहीं है? वैसे नाम से क्लियर है, एक्चुअल साइज स्केल या फुल साइज स्केल। नाम से ही क्लियर है कि हम ड्राइंग में साइज क्या लेने वाले हैं। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। फुल साइज स्केल का मतलब No, शॉर्ट sir. में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस ड्राइंग में ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज लेते हुए शीट पर ड्राइंग होती है उसमें जो स्केल लिया जाता है वो फुल साइज स्केल यानी कि एक्चुअल साइज स्केल लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, इसको दर्शाने का तरीका जो होता है, तो उसका तरीका होता है RF इज इक्वल टू 1:1। क्या होता है? RF इज इक्वल टू 1:1। अगर आप ड्राइंग के बगल में या ड्राइंग के ऊपर लिख देंगे कि इसमें RF मैंने 1:1 लिया है, यानी कि 1:1 मतलब मैंने लिया है, तो उसका मतलब हो जाएगा कि मैंने एक्चुअल साइज स्केल लेके ही इस ड्राइंग को कंप्लीट किया है। समझ में आ रही मेरी बात? इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने एक्चुअल साइज लेकर ही इस ड्राइंग को कंप्लीट किया है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? अब ये चीज एक क्वेश्चन राइज होगा, ये RF क्या चीज है ना? ये RF क्या चीज है? देखिए RF एक शॉर्ट फॉर्म है, RF इज अ फ्रैक्शन, और इसका फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम?
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अभी आप थोड़ा सा इतना समझ लीजिए कि आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, और इसके बाद मैं आरएफ पे जाऊंगा। आरएफ को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आरएफ क्या है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, मत ये समझ लीजिए कि आरएफ कोई चीज होती है और फुल साइज स्केल में उसको 1:1 लेते हैं। अभी थोड़ा सा इतना समझ लीजिए, बाकी 5 मिनट बाद जैसे ही टॉपिक खत्म होगा इसके बाद अपन सीधे आरएफ पे ही जाएंगे, और वहाँ आपको डीपली बताऊंगा कि आरएफ एक्चुअली होता क्या है, कैसे निकालते हैं, और तीनों स्केल में आरएफ में क्या वेरिएशन होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कोई भी स्केल हम ड्रॉ करेंगे तो विदाउट आरएफ उस स्केल को हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो आरएफ तो आपको समझना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो एक्चुअल साइज स्केल में क्या होगा, जो आरएफ होगा वो हमेशा 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 1:1 ही रहेगा। इसकी वैल्यू कभी भी वेरी नहीं कर सकती, हमेशा 1:1 रहेगा। तो आरएफ हमेशा क्या रहेगा, 1:1 फॉर एक्चुअल साइज स्केल, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे स्केल की। तो दूसरा स्केल कौन सा है, एनलार्जिंग स्केल। कौन सा स्केल है, एनलार्जिंग स्केल। नाम से क्लियर है आपको, एनलार्जिंग स्केल का एनलार्ज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनलार्जिंग? किसी चीज को बड़ा एनलार्जिंग का मतलब ये है किसी भी चीज को बढ़ा के देखना या उसको बड़ा करना, उसे कहते हैं एनलार्जिंग। अब नाम से क्लियर हो गया होगा, जो स्केलिंग यहाँ पे यूज हो रही है वो एनलार्जिंग हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ड्राइंग होगी इसको तो एक्चुअल साइज पे ड्रॉ नहीं किया गया है। तो कैसे किया गया है, जो एक्चुअल डायमेंशन था ऑब्जेक्ट का, ये जो एक्चुअल साइज था उस ऑब्जेक्ट का, उसको बढ़ा के उसको एनलार्ज करके शीट पे ड्रॉ किया गया है। इसका मतलब ये हुआ, और स्केलिंग में यही होता है कि जो भी साइज होता है उसको हम एनलार्ज करते हैं, उसको हम बड़ा करते हैं, और फिर उसको शीट पे हम ड्रॉ करते हैं। ऐसी कंडीशन कब बनेगी ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ छोटा सा स्क्रू है, दो छोटा सा फाइन स्क्रू है, और मैं कह दूं कि इस स्क्रू को एक्चुअल साइज को लेते हुए या एक्चुअल स्केल पे लेते हुए आप इसको शीट पे ड्रॉ कर दो। क्या संभव है ऐसा कि एक्चुअल साइज पे लेके उसको शीट पे ड्रॉ कर पाओ, पॉसिबल है? नो सर। नो सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि रिस्ट वॉच होती है, रिस्ट वॉच मतलब हाथ की घड़ी जो होती है, कभी आपने उस घड़ी खुलते हुए देखा होगा, तो आपने देखा वो छोटे 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 बल्कि फाइन गियर्स होते हैं उसमें, और छोटे छोटे गियर होते हैं, और उस गियर के थ्रू वो वॉच चलती है। और मैं कहूँ कि वो गियर एक्चुअल साइज पे आप शीट पे ड्रॉ कर दो, तो क्या वो संभव है? नो सर। वो संभव नहीं है। अगर बनाने की कोशिश करोगे तो वो एक्यूरेसी आप गेन ही नहीं कर पाओगे जो ड्राइंग में होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि छोटा गियर है तो आप बनाओगे नहीं शीट पे। तो रिक्वायरमेंट अगर बनाने की है तो बनेगा शीट पे, मगर हम क्या करेंगे, उसकी स्केलिंग इस तरह से कर देंगे कि वो एक्चुअल जैसा दिखे, यानी कि साइज हम उसका बढ़ा देंगे, और वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट शीट पे स्केलिंग करने के बाद, यानी कि उसको एनलार्ज करने के बाद हम शीट पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे जो स्केलिंग यूज होती है वो होती है एनलार्जिंग स्केल, या एनलार्जिंग स्केलिंग कह सकते हो, ठीक है। एनलार्जिंग स्केल में क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज बहुत छोटा है, जिसको एक्चुअल साइज पे या एक्चुअल आकार पे लेते हुए हम शीट पे उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में ड्रॉ करना है, मगर क्या करेंगे, वहां पे उसके साइज को हम किसी स्केल के थ्रू हम बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद हम उसको शीट पर ड्रॉ करेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो अब आरएफ होता है वो आरएफ इस तरह से होता है। सपोज तो आरएफ होगा, ये होगा मान के चलिए 100:1, या कह सकते हैं आप 50:1, या कह सकते हैं 10:1। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मगर इसमें क्या रहेगा, जो न्यूमरेटर रहेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा। जो न्यूमरेटर में रेशियो मतलब क्या हो गया, 100:1 मतलब क्या होगा, 100/1। 50:1 का मतलब क्या हुआ, 50/1। 10:1 का मतलब क्या हुआ, 10/1। तो इसको उस तरह से भी आप लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो इसमें क्या है, हमेशा न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे यहाँ लिखा है मैंने 100:1, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ उस ड्राइंग को मैंने 100 गुना या 100 टाइम्स मैंने एनलार्ज किया और उसको शीट पे ड्रॉ किया। 50:1 का मतलब क्या हुआ, 50:1 का मतलब ये हुआ उस ड्राइंग को मैंने 50 टाइम्स एनलार्ज किया और शीट पर मैंने ड्रॉ किया। 10:1 का मतलब क्या हुआ कि मैंने उस ड्राइंग को 10 टाइम्स इंक्रीज किया, उसके साइज को एनलार्ज किया, और फिर मैंने उसको शीट पर ड्रॉ किया। तो ये आरएफ जो रेशियो है वो समझ गए इसका मतलब क्या होता है।
अब मुझे बताएं कि एनलार्जिंग स्केल में किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है? नो डाउट सर तो नहीं नहीं। है? नो सर, क्लियर है, नो सर। तो क्लियर है। 8 नंबर का जो स्केल है या स्केलिंग है ना, तो वो है रिड्यूसिंग स्केल। अब आप लोग ही बता देंगे रिड्यूसिंग स्केल कब हम यूज करेंगे। बताइए, आप में से कोई बताइए मुझे। सर जब सर किसी साइज बड़ी जब साइज को डिनोमिनेटर छोटा ग्रेटर दिखाने के होगा लिए। और न्यूमरेटर स्मॉल होगा। देखो, जब कभी साइज ऐसी छोटी परिस्थिति बनाना। बन जाती है कि साइज ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा है, जैसे कि नक्शे होते हैं, जैसे मैप होता है। आपने देखा होगा मैप, भारत का नक्शा कितने से बन जाता है? A4 साइज के पेज में बन जाता है नहीं बनता? बताओ मुझे। तो इंडिया का जो मैप है A4 साइज के पेज में मिल जाएगा, मार्केट में आपको मिल जाता है ना। यस सर। यस सर। एक्चुअल साइज क्या है? बहुत बड़ा है, बड़ा है ना। इंडिया काफी बड़ा है हाँ ना, कि सर। इंडिया को एक्चुअल इतना बड़ा मैप, इतना बड़ा कागज लेंगे और इंडिया बराबर फिर अपन उसको मैप को ड्रॉ करेंगे उस पर, ऐसा करेंगे क्या? पॉसिबल है? या कोई कोई बिल्डिंग बन रही है, उसका नक्शा बनना है, मैप बनना है, तो क्या बिल्डिंग के एक्चुअल साइज उसके अलावा पेज लेंगे, उस पर नक्शे को ड्रॉ करेंगे? ऐसा करेंगे क्या? या उसके मैप तैयार नो करेंगे? सर। नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके साइज को ड्रॉ तो करना है, मगर क्या करेंगे, उसके साइज को हम रिड्यूस कर देंगे, उसका साइज को हम छोटा कर देंगे। इतना छोटा करेंगे कि वो आराम से शीट के साइज पे आ जाए, ठीक है, और उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। सिंपल सी बात है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्केलिंग करनी होगी। और स्केल कौन सा यूज करेंगे इस बार? रिड्यूसिंग स्केल करेंगे। और उस स्केल को सेट करने के लिए, साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए, इसमें छोटा करना है, एनलार्जिंग में बड़ा करना है, तो उसके लिए हमेशा चाहिए आपको RF। आपको क्या पता होना चाहिए? RF पता होना चाहिए। तो RF के जरिए ही हम किसी भी साइज को बड़ा घटा सकते हैं। ये काम कौन करता है? RF करता है, ठीक है। ये तो आप नाम पढ़ रहे हैं स्केल कौन कौन से होते हैं, मगर ये काम कौन कर रहा है? साइज को बढ़ाना घटाना, ये कर रहा है RF, ठीक है। तो RF से हम क्या करेंगे, इसको किसी साइज पे सेट कर सकते हैं। इस कंडीशन में RF जो होगा, ये सपोज होगा 1:100, या कह सकते हो 50:1, 50:1 कह सकते हो, या कह सकते हो 10:1। तो इसमें क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है कि इसमें जो रेशियो है, यानी कि जो RF निकल के आया है, वो 1/100, 50/100 या 10/100 के फॉर्म में आया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस तीनों केस में, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने, दिस इज 1:50, दिस इज 1:10। इसका मतलब ये हुआ कि जो RF है वो हमेशा क्या रहेगा? इसी फॉर्म में रहेगा, 1:100, 1:50, 1:10। और इसमें हमेशा क्या रहेगा, रिड्यूसिंग स्केल में क्या रहेगा, हमेशा न्यूमरेटर छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, ठीक है। ये इसकी पहचान है। अगर RF आप लिख देंगे तो कोई भी देख के समझ जाएगा कि कौन सा स्केल आपने ड्रॉ किया है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, 1:100 आया, इसका मतलब क्या हुआ? अगर RF 1:100 आप ले रहे हैं, इसका मतलब आपने साइज को, जो एक्चुअल साइज था ऑब्जेक्ट का, उसको 100 गुना या 100 टाइम्स आपने उसको रिड्यूस किया है, और फिर उस साइज को लेते हुए आपने शीट पे उसको ड्रॉ किया है। 1:50 का मतलब क्या हुआ? 1:50 का मतलब ये हुआ कि उस साइज को आपने क्या किया है, 50 टाइम्स, 50 गुना छोटा किया है, और उस साइज को लेते हुए शीट पे उसको ड्रॉ किया है। सेम केस 1:10 के लिए है, आपने उसको 10 टाइम्स छोटा किया और शीट पे उसको ड्रॉ किया। अच्छा मुझे बताएं, तीनों तरह की स्केलिंग में कोई आपको डाउट तो नहीं है? एक्चुअल साइज स्केल, नो सर दूसरा है नहीं। एनलार्जिंग, तीसरा है रिड्यूसिंग। अच्छा, इसमें RF 1:1 आया है। RF क्या आया है यहाँ पे? 1:1। 1:1 मतलब क्या हो गया? दोनों साइज आपस में बराबर हैं, एक्चुअल साइज ऑब्जेक्ट का और ड्राइंग का साइज दोनों बराबर, इसलिए वो क्या होगा, एक्चुअल साइज के लिए हमेशा RF 1:1 होगा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमेशा आपस में बराबर रहेंगे। तो आई थिंक ये स्केलिंग आपको समझ में आ गई, तीनों तरह की स्केलिंग आपको क्लियर है। तो हम चलते हैं RF के ऊपर। तो RF आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अब मैं इसको रब कर दूं, आप कहें तो। यस सर। ओके, यस सर। अब हम पहले RF समझेंगे, जो अपने पिक्चर का हीरो है, ठीक है। अगर RF समझ में आ गया तो स्केल आप समझ भी जाएंगे और उसको आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। RF, तो RF क्या होता है?
इसे बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो लिख लीजिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसी को हम शॉर्ट में आरएफ बोलते हैं, आरएफ। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ, या कह सकते हो लेंथ मत लिखो आप, इसमें लिख लो साइज, लिख लो आप, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग size of object in drawing divided by actual size of that object। सबसे पहले ये नोट डाउन करो इस फॉर्मूला को, और ये फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे जब आपको स्केलिंग करनी है, यानी कि कोई भी ड्राइंग आप यूज करेंगे, चाहे वो एक्चुअल साइज स्केल हो, चाहे वो रिड्यूसिंग साइज स्केल हो, और चाहे वो एनलार्जिंग साइज स्केल हो, हमेशा आरएफ तो आपको निकालना ही है, और उस आरएफ को निकालने के लिए फॉर्मूला आपको यूज करना है। पहले सब नोट डाउन कर लें इसको, जैसे हम नोट डाउन करेंगे मैं स्टार्ट करूंगा आपको इसको समझाना। So completed. नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. चलो अब Yes, sir. आरएफ को समझते हैं। आरएफ क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये एक तरह का फ्रैक्शन है, ठीक है। जो फॉर्मूला इट इज आल्सो इन अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इसका फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइज या जो लेंथ आप उस ऑब्जेक्ट की ड्राइंग में ले रहे हैं उसे रखेंगे आप न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू रखेंगे? जो साइज आप ड्राइंग के लिए लेने वाले हैं, या कह सकते हैं ड्राइंग करने के लिए ऑब्जेक्ट का साइज कुछ भी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मगर ड्राइंग में जो साइज आप ले रहे हैं वो हमेशा रखेंगे न्यूमरेटर में। क्या हो जाएगा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या वैल्यू रखेंगे? जो साइज आप ड्राइंग के लिए ले रहे हैं या लेने वाले हैं। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक्चुअल साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी कि आप डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? जो उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज है या उसका वास्तविक आकार है, साइज है, ये लेंथ जो भी है, तो वो लेना है डिनोमिनेटर में। यानी कि आरएफ कैसे निकालेंगे आप? हमेशा जो साइज ड्राइंग में आप ले रहे हैं डिवाइडेड बाय जो उसका एक्चुअल साइज है। सिंपल सी बात है, ये दो चीज याद रखिए, ड्राइंग का साइज डिवाइड बाय एक्चुअल साइज। सबको क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली Yes, sir. बात है, आरएफ जो होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, यानी कि उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे भी कोई यूनिट होगी, यहाँ पे भी कोई यूनिट होगी, फिर क्या करेंगे? हम दोनों को सेम यूनिट में लेके आएंगे। अगर यूनिट यहाँ पे अलग अलग है और आपस में यूनिट क्या हो जाएंगी? कैंसल आउट हो जाएंगी। तो यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो क्वांटिटी कैसी बन जाएगी? यूनिटलेस क्वांटिटी, जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो आरएफ हमेशा क्या होगा? यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। अब मैं तीनों स्केल में आपको बताता हूं एग्जांपल के जरिए। तो तीनों स्केलिंग पढ़ी थी ना थोड़ी देर पहले, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि इसमें आरएफ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहला जो स्केल है, मैं कहो तो रख कर दूं उसको मैं, ये तो कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा ना आपने? Yes, Yes, sir. Yes, sir. करूं कर उसको लो। मैं? Yes, sir. चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। इस पे से अगर बोर्ड पे मुझे अच्छा मिल जाएगा तो और अच्छे से मैं बता पाऊंगा, तो इसके लिए मैं इसको रख कर देता हूँ। पहला स्केल जो था वो कौन सा था? एक्चुअल साइज स्केल। एक्चुअल साइज स्केल, ये इसके बताया था मैंने आपको, इसको क्या बोलते हैं? और बोलता है स्केल ही बोलते हैं। अब मुझे इसमें Sure. आरएफ निकालना है, इसमें मुझे आरएफ निकालना है। अब इसमें मुझे दो वैल्यू चाहिए आरएफ निकालने के लिए, ड्राइंग में क्या साइज ले रहा हूँ और एक्चुअल का क्या साइज है। सपोज कोई लाइन है,
कोई लाइन है जिसका एक्चुअल साइज है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि साइज 10 सेंटीमीटर का है और 10 सेंटीमीटर तो शीट में आराम से जाएगा, और 10 सेंटीमीटर शीट पे आराम से जाएगा तो मैं उसी साइज पे ड्रॉ करूंगा उसको। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आर एफ। देखिए आर एफ का फुल फॉर्म में क्या होता है, न्यूमीटर में क्या वैल्यू रखना है मुझे, जो साइज में ड्राइंग में ले रहा हूँ। पहले अपन क्या करते हैं, जो एक्चुअल साइज है वो लिख लेते हैं, अब डिनोमीटर लिख लेते हैं, पहले न्यूमीटर बाद में लिखेंगे। तो आर एफ बराबर क्या हुआ, उसका एक्चुअल साइज क्या लाइन का, वो लाइन है 10 सेंटीमीटर की। एक्चुअल क्या हुआ नीचे लिखना पड़ेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला क्या है, डिनोमीटर में क्या लिखा होता है, वहां पे ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज लिखना होता है। तो एक्चुअल लाइन की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और मैंने देखा कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, आराम शीट पे आ जाएगी, एक्चुअल साइज से बना सकते हैं इसको। तो मुझे स्केलिंग करने की जरूरत नहीं, मतलब स्केलिंग तो हो रही है, फुल एक्चुअल साइज के ले रहे हैं, मगर यहाँ पे डायमेंशन क्या लेंगे, ड्राइंग में भी सेम ले लेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट का सेम साइज क्या है, यानी कि लाइन की बात करें अभी, तो लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल जब 10 सेंटीमीटर है तो ड्राइंग में भी मैं 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मैं, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक्चुअल साइज स्केल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसा स्केल जिसमें एक्चुअल डायमेंशंस को लेके ही शीट पे या ड्राइंग की जाती है। तो एक्चुअल साइज था 10 सेंटीमीटर, ड्राइंग पे भी 10 सेंटीमीटर लिया, आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आया 1/1। रेशियो को फॉर्म में लिखेंगे, क्या आएगा 1:1, क्या आएगा 1:1। तो याद रखिएगा एक्चुअल साइज स्केल में हमेशा जो आर एफ निकल के आएगा हमेशा 1:1 होगा, फिक्स है 1:1, और कोई वैल्यू इसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों साइज के आपस में सेम है, एक्चुअल साइज और ड्राइंग का साइज दोनों सेम है। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, एक्चुअल साइज स्केल में आर एफ कैसा निकलेगा। दूसरा है एनलार्जिंग स्केल। एनलार्जिंग स्केल, अब इस स्केल में मैं आर एफ आपको निकाल के बताता हूँ, ठीक है। आर एफ निकालते हैं, कोई भी कंडीशन ले लेते हैं, मान के चलिए एक लाइन है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लाइन ले लीजिए, ऑब्जेक्ट जो भी आपको लगे। एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ 1 mm है, कितना है 1 mm। तो डिनोमीटर में क्या लिखूंगा मैं, डिनोमीटर में लिखूंगा जो इसका एक्चुअल है, क्या एक्चुअल है उसका साइज। तो डिनोमीटर में क्या लिखा मैंने, 1 mm लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि उस लाइन का एक्चुअल साइज कितना 1 mm। और 1 mm का तो मैं कोई ऑब्जेक्ट भी होगा तो उसको मैं ड्रॉ एक्यूरेसी से नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी स्केलिंग इस तरह से ले रहा हूँ कि शीट पे आराम से आ जाए वो, और बनाने में मुझे दिक्कत भी नहीं हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 10 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, किससे 10 सेंटीमीटर। कुछ भी ले सकते हैं आप, ये ड्राइंग पे डिपेंड करेगा, ड्राइंग पे डिपेंड करेगा और शीट के साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 1 mm उसका एक्चुअल साइज था और ड्राइंग में उसको ले रहा हूँ मैं 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर मुझे लगा कि मैं उसको आराम से इस साइज पे लेके शीट पर ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, आर एफ होती है यूनिटलेस क्वांटिटी। आर एफ क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी, कुछ नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा स्मॉलर यूनिट को वैसे ही रहने देता हूँ, और जो बिगर यूनिट है उसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 mm क्या, स्मॉल mm क्या है, यहाँ पे स्मॉल यूनिट है, छोटी यूनिट है, तो mm को मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब 10 सेंटीमीटर को क्या करूंगा, mm में कन्वर्ट करूंगा। तो बताएं मुझे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 कितने होते हैं, 10 होते हैं। अभी ये सेंटीमीटर में, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, mm में। mm से mm क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, क्या बचा 100:1। 100/1, यानी कि क्या हुआ, 100:1। क्या आया 100:1। इसमें क्या है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमीटर से बड़ा रहेगा, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो 100:1 का मतलब क्या होगा, उस ड्राइंग को आपने 100 गुना बढ़ाया और उसको शीट पर ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस तरह से क्या आएगा, इसका आलेख आएगा। और तीसरा केस ले लेते हैं, रिड्यूसिंग स्केल। अब रिड्यूसिंग स्केल में क्या होगा, आपको ऑलरेडी मैंने बताया अभी,
रिड्यूसिंग स्केल कब यूज करेंगे? जब ड्राइंग का साइज आपको शीट पर लेना है और उसका एक्चुअल साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। सपोज एक्चुअल साइज है 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। एक्चुअल साइज कितना है उसका? 10 मीटर। क्या 10 मीटर को कोई ऑब्जेक्ट या लाइन आप शीट पे ड्रॉ कर पाओगे? शीट आपके पास A2 या A3 साइज की है, तो 10 मीटर का लेंथ आप ले पाओगे क्या शीट पे? नो सर। तो एक्चुअल साइज पे तो आप ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे? ऐसा साइज ले लेंगे जो शीट पे आ जाए। तो क्या साइज है बताओ मुझे, आप बता दो। सर अगर 10 तो कुछ भी ले सेंटीमीटर। सकते। हाँ 10 सेंटीमीटर ले लो। 10 सेंटीमीटर एरिया मैंने, तो 10 सेंटीमीटर ऐसा साइज है जिसको मैं शीट पे आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ, कंफर्टेबल है मेरे लिए। अब मुझे आरएफ निकालने के लिए दोनों यूनिट को करना पड़ेगा सेम। तो मैंने बताया आपको स्मॉलर यूनिट वैसा ही रहेगा, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर को वैसा का वैसा निर्णय दिया। अब ये नीचे क्या है? 10 मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कौन बताएगा? एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? सर 100 Multiply सर का 100 100 सेंटीमीटर। 100 होते हैं। तो अभी मीटर में अगर उससे मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो किस यूनिट में जाएगा? ये सेंटीमीटर में जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, ये 10 से ये 10 कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या आया? 1/100, यानी कि 1:100 आया। 100 कितना आया? 1:100। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें देखिए आप, न्यूमरेटर हमेशा क्या रहेगा? डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, पहली चीज। और 1:100 का मतलब क्या हुआ? उस ड्राइंग को मैंने 100 गुना छोटा करके शीट पे ड्रॉ किया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तीनों तरह के स्केल क्या होते हैं और तीनों में आरएफ कैसे निकाला जाता है, यही बता दिया आरएफ होता क्या है। आरएफ एक जस्ट फॉर्मूला है जिससे हम स्केलिंग करते हैं, यानी कि किसी भी ड्राइंग के साइज को हम बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। समझ में आई मेरी बात सबको? सर ये RF फैक्टर किस कॉर्नर में लिखना है शीट के, या फिर कहीं भी लिख सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक ये कॉर्नर जब है? क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं बताऊंगा आपको, है ना। ये ओके सर। स्पेसिफिक जगह होती है, वहीं पे आरएफ लिखा जाता है ड्राइंग पे। तो जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके आपको, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कहाँ आपको लिखना है, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट क्लास कब से पहले बताओ मुझे? सर 12 बजे से। क्या सर? 12 बजे से क्लास है आपकी ना? तो यस सर। ज्वाइन कितने बजे करोगे क्लास उसको? 11:55 तक ज्वाइन कर। 11 बजे से। 11 से करोगे तो 55 तक क्लास ले लूँ आपकी मैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके सर। देखो क्लास अपनी है, अपन ही तो पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा तो है ना पढ़ रहा है। हाँ, अपन ही पढ़ रहा है ना, तो जितना पढ़ेंगे उतना मजा आएगा। देखो मैं तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की क्लासेस होती है, मैं तो 4 लेक्चर एक साथ लेता हूँ। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लेक्चर ऐसे ही होते हैं, 3 लेक्चर 4 लेक्चर एक साथ मिलते हैं कंटिन्यू। 3 3 4 4 घंटे कंटिन्यू क्लास होती है मेरी। वही तो आ रहा है कंटिन्यू पढ़ाने की, ठीक है। अपन 20 मिनट है इसका हिसाब से, अभी 11:34 हुआ है, तो 54 तो छोड़ दूंगा मैं आपको, मतलब 20 मिनट और लूंगा, हो सके 15 मिनट लूंगा, शॉर्ट में पढ़ा दूंगा, 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक है। 50 तक फ्री कर दूंगा आपको। एक छोटा टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं अपन। तो कॉपी में डाली हेडिंग टाइप्स ऑफ स्केल, डाली हेडिंग टाइप्स ऑफ स्केल, कॉपी में डाली हेडिंग टाइप्स ऑफ स्केल। अभी स्केलिंग पढ़ी थी, अभी स्केल पढ़ रहे हैं। ये स्केल क्या है? ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहला स्केल होता है प्लेन स्केल, PLAIN, प्लेन स्केल। दूसरा होता है स्केल डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल। नंबर थर्ड होता है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है। नंबर 4 है कंपैरेटिव स्केल, कंपैरेटिव स्केल। नंबर 5 है
स्केल ऑफ कॉर्ड, स्केल ऑफ कॉर्ड, CHORDS, स्केल ऑफ कॉर्ड। और नंबर 6 जो स्केल है, आइसोमेट्रिक स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल। सबसे पहले ये स्केल को नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर हम स्केल को पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन में दूंगा बस, ये 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। सर ये चौथा और पांचवा क्या? चौथा बेटा कंपैरेटिव स्केल है, COMPARATIV, कंपैरेटिव स्केल। पांचवा छठा बोलो। है स्केल ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड पढ़ा होगा ना आपने, सर्कल पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्शन में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आपने। यस सर। कॉर्ड, जब सरकमफेरेंस को इंटरनली आप किसी लाइन से ज्वाइन करते हैं तो वो कॉर्ड मिलता है वहां पे। एक होता है स्केल ऑफ कॉर्ड, CHORDS, और छठा नंबर है आइसोमेट्रिक स्केल। ठीक है, तो पूरे 6 के 6 स्केल आपने नोट डाउन कर ली कॉपी में, पहले बताओ मुझे। यस सर। अब इसके बारे में यस सर। बस मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, है ना। और फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी, जब हम पहला वाला स्केल शुरू करेंगे, प्लेन स्केल हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी बस आपको बस मैं स्केल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है। तो पहला जो स्केल है वो प्लेन स्केल है। स्पेलिंग याद रखिए, PLAIN है, PLAN नहीं है, PLAN नहीं है। स्पेलिंग क्या है इसकी? PLAIN। जनरली बच्चे इसकी स्पेलिंग लिखने में गलती करते हैं। पहला स्केल है प्लेन स्केल। अब इस स्केल का हम कब यूज करते हैं? पहले चीज याद रखिएगा, सारे के सारे स्केल क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि मेजरमेंट के लिए बने हैं। अगर ये इंस्ट्रूमेंट आपने सही से ड्रॉ नहीं किया तो वो इंस्ट्रूमेंट गलत हो जाएगा। जब इंस्ट्रूमेंट गलत हो जाएगा तो जो वैल्यू आप उससे मेजर करोगे वो गलत हो जाएगी। याद रखिए, स्केल है वो स्केल की तरह ही बनाना है, ठीक है। तो प्लेन स्केल है। प्लेन स्केल ऐसा स्केल होता है जिसको हम मिनिमम 1 यूनिट, याद रखिएगा, मिनिमम 1 यूनिट या मैक्सिमम 2 यूनिट का स्केल पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यानी कि जब हमें 1 यूनिट, मिनिमम 1 यूनिट और ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम 2 यूनिट का रिप्रेजेंटेशन स्केल पे करना होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? प्लेन स्केल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? प्लेन स्केल। या अदर टर्म्स में आप कह सकते हो कि डेसिमल के बाद सिंगल प्लेस, 12.1 मीटर। डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है यहाँ पे? एक ही प्लेस है यहाँ पे, 1 प्लेस है ना, एक ही प्लेस है यहाँ पे। डेसिमल के बाद अगर एक प्लेस है या सिंगल प्लेस है, वहां तक आपको किसी डिस्टेंस को लीड करना है, तो उस कंडीशन में आप प्लेन स्केल बनाएंगे। तो 2 मैंने आपको डेफिनेशन की टर्म्स में बता दिया। पहला स्केल जो है प्लेन स्केल है, और प्लेन स्केल को हम कब ड्रॉ करते हैं? जब मिनिमम 1 यूनिट या मैक्सिमम 2 यूनिट का रिप्रेजेंटेशन स्केल पे हो, 2 यूनिट का रिप्रेजेंटेशन स्केल पे हो। या फिर कह सकते हो कि डेसिमल के बाद सिंगल प्लेस तक अगर मुझे उस स्केल पे रीड करना हो, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या बनाएंगे? आप प्लेन स्केल बनाएंगे। और ये प्लेन स्केल किसके लिए होता है? लेंथ को मेजर करने के लिए, यानी कि लीनियर मेजरमेंट के लिए होता है। प्लेन स्केल किसके लिए होता है? लीनियर मेजरमेंट के लिए, यानी कि 2 पॉइंट है, उन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप मेजर करना चाहते हैं तो आप प्लेन स्केल से कर सकते हैं। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? प्लेन स्केल क्या है? मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर मिनिमम 1 यूनिट या मैक्सिमम 2 यूनिट का रिप्रेजेंटेशन मुझे स्केल पे करना है तो मुझे प्लेन स्केल बनाना है, ठीक है। या अदर वर्ड्स में कह सकते हैं, डेसिमल के बाद अगर सिंगल प्लेस तक मुझे शो करना है या रीड करना है स्केल पे, तो आई ऑलवेज प्रेफर प्लेन स्केल, ठीक है। डाउट तो नहीं किसी को इसमें? अगला स्केल बताऊं मैं आपको। नेक्स्ट स्केल है उसमें डायगोनल स्केल। नेक्स्ट स्केल क्या है? डायगोनल स्केल है। अब डायगोनल स्केल हम कब यूज करते हैं? जब मिनिमम 1 यूनिट या मैक्सिमम 3 यूनिट का रिप्रेजेंटेशन स्केल पे हो,
तब हम हमेशा डायगोनल स्केल ड्रॉ करेंगे। तब क्या बनाएंगे, हमेशा हम डायगोनल स्केल बनाएंगे। ठीक है, इसको क्लियर है? तो हम कौन सा स्केल बनाएंगे, डायगोनल स्केल बनाएंगे। या कह सकते हो डेसिमल के बाद अगर टू प्लेस का रिप्रेजेंट करना, फॉर एग्जांपल 2.12 मीटर, तो डेसिमल के बाद कितने प्लेस है यहाँ पे, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है यहाँ पे। तो कभी ऐसी कंडीशन होती है कि मुझे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक मुझे स्केल पे रीडिंग करनी है या कोई डिस्टेंस मेजर करना है, तो मैं हमेशा डायगोनल स्केल ही बनाऊंगा। कौन सा स्केल बनाऊंगा, हमेशा डायगोनल स्केल। और स्केल कब बनाएंगे, जब मिनिमम 1 यूनिट या मैक्सिमम 2 यूनिट का रिप्रेजेंटेशन स्केल पे हो, या डेसिमल के बाद सिंगल प्लेस तक वैल्यू मुझे रीड करना हो, तब मैं प्लेन स्केल बनाऊंगा। ये कह सकते हैं सर ये यूनिट क्या है? ये मीटर है, मीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, एटोमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर, फुट, इंच, सेंटीमीटर, ये ऑल सारी क्या है, ये सारी यूनिट्स हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग यूनिट्स में हमें स्केल रीड करना होता है, तो उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उन्हीं यूनिट्स को देखते हुए हम स्केल ड्रॉ करते हैं कि कितनी यूनिट मुझे दिखानी है, कितनी यूनिट रीड करनी है। हर स्केल का एक लिमिटेशन है, कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के हिसाब से अपन चेक करते हैं कि कौन सा स्केल हमारे लिए बेहतर है, तो इस स्केल पे हम उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, सब वो क्लियर हो गया अपना? यस सर। अब अगला स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। ये दो स्केल आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, मगर ये वर्नियर स्केल तो अलग ही बिल्कुल। वर्नियर कैलिपर देखा होगा आपने? यस यस सर। वर्नियर कैलिपर प्रैक्टिकल किया हो क्लास 11 में फिजिक्स की लैब में। तो वर्नियर कैलिपर जो होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वर्नियर कैलिपर, कोई बताएगा मुझे? रेडियस और डायमीटर। रेडिएशन डायमीटर। वर्नियर कैलिपर किस प्रिंसिपल पे या किस सिद्धांत पे काम करता है? सर डिफरेंस रेडियस बिटवीन द अरे बताइए, आप बता रहे हो क्या करते हैं वर्नियर कैलिपर, मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? डिफरेंस बिटवीन द टू स्केल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? डिफरेंस बिटवीन द टू स्केल। अब टू स्केल की बात है, दो स्केल कौन कौन से हो गए? एक स्केल हो गया उसमें मेन स्केल, जो आपके नॉर्मल स्केल के बराबर जैसा होता है, सेंटीमीटर वाला होता है। एक होता है वर्नियर स्केल, ऐसा वर्नियर स्केल नहीं बोलते उसको, जनरली हम वर्नियर ही बोलते हैं, मगर वर्नियर पे क्या होता है, उस पर मार्किंग बनी होती है। तो एक हो गया वर्नियर और एक हो गया मेन स्केल, कि दोनों में ग्रेजुएशन होते हैं, यानी कि मार्किंग होती है। और वो मार्किंग में क्या होता है, आपस में एक पार्ट का, यानी कि जो पार्टीशन होते हैं, एक पार्ट का अंतर होता है। तो वही डिफरेंस इसका प्रिंसिपल है, और इसको इस तरह से यूज करते हैं। एक्चुअली आप फिजिकली क्लास में होते वर्नियर कैलिपर आपको दिखाता और फिर समझाने की आप इसमें कोशिश करता, मगर फिर भी याद रखिए आप कि वर्नियर कैलिपर जो होता है उसका प्रिंसिपल होता है डिफरेंस बिटवीन द टू स्केल्स। तो जब भी आप वर्नियर कैलिपर देखेंगे तो वर्नियर कैलिपर में जनरली वर्नियर वाले पार्ट में दो तरह के डिवीजन जनरली मिलते हैं। जैसे कि वर्नियर कैलिपर में 20 पार्ट्स होते हैं, 20 डिविजन होते हैं इन वर्नियर, किसी किसी 50 डिविजन होते हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है, कोई बताएगा लीस्ट काउंट क्या होता है? एनी वन ऑफ यू प्लीज एक्सप्लेन, लीस्ट काउंट क्या होता है? सर किसी भी मेजरमेंट का 10वां भाग। 10वां भाग गलत बात बोल रहे हैं। और क्या बताना था, जल्दी बताएं, 6 मिनट बचे हैं अपने पास। 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट सर, मतलब होता है, हाँ बताएं। सर इस वर्ड का हिंदी मीन क्या है सर? किसका? जो आप अभी बोल रहे लीफ क्या है? मुझे नहीं पता एक्चुअली, मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, मुझे नहीं पता। कुछ कुछ वर्ड याद हो जाते हैं। Sir, the अब smallest नहीं value that पता, can be measured from the device. क्या आप फिर से रिपीट करें? The smallest value that can be measured from that device. सही है। मतलब किसी भी डिवाइस से, नेट पे
चेक तो नहीं किया अभी आपने, गूगल से मान लिया उतनी देर में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। याद रखिएगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, जो मिनिमम वैल्यू उस पर आप रीड कर सकते हो वो उसका लीस्ट काउंट होता है। जैसे कि स्केल हो गया, स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, स्केल पे अगर मैं कहूँ सबसे मिनिमम डिस्टेंस कितना रीड कर सकते हो, 1 वो मिलीमीटर। होता है 1 मिलीमीटर। क्या होता है? 1 मिलीमीटर। वैसे लीस्ट काउंट स्केल का 0.5 मिलीमीटर भी होता है। तो इस केस पे क्या होता है कि 1 मिलीमीटर के बीच में मार्किंग बनी होती है, तो इस केस ऐसे भी आते हैं मार्केट में। तो आप 0.5 mm कहेंगे, कब कहेंगे? जब वॉल स्केल आप यूज करेंगे। मैं बात करूँ प्रोटेक्टर की, चाले की बात करूँ, डिस्काउंट क्या होगा उसका? प्रोटेक्टर का 1 डिग्री। डिस्काउंट कितना होगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री से कम आप एंगल ले सकते हो उससे क्या? सबसे मिनिमम एंगल ले सकते हो 1 डिग्री, तो वो उसका डिस्काउंट हो गया, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? आवाज आ रही है मेरी आपको? 0.01 mm। कितना होता है? 0.01 mm। 0.01 होता है माइक्रोमीटर का, ठीक है। किसका होता है? माइक्रोमीटर का। वर्नियर कैलिपर का आप कह सकते हो 0.02, क्या बोल सकते हो? 0.02 mm। 0.05 भी हो सकता है लीस्ट काउंट। यही मैं बोल रहा हूँ कि ये डिपेंड करेगा कि डिविजन कितने हैं वर्नियर पर। अगर वर्नियर पर 20 डिविजन हैं तो उसका लीस्ट काउंट कुछ और होगा, और अगर उसके वर्नियर पर 50 डिविजन हैं तो उसका लीस्ट काउंट कुछ और होगा, ठीक है। जैसे कि वर्नियर पर 20 डिविजन हैं और 20 डिविजन की जो लेंथ होगी, अगर उसको मेन स्केल से मैच करोगे तो उसके 19 डिविजन के बराबर होगी। किसके बराबर होगी वो? मेन स्केल के 90 डिविजन के बराबर, यानी कि एक कम। अगर 1 ईयर पर 50 डिवीजन है तो 50 डिवीजन की अगर लेंथ आप मैच करोगे मेन स्केल से तो क्या होगा? तो वो मेन स्केल के 49 डिविजन के बराबर होगी, यानी कि एक पार्ट का डिफरेंस होता है। यही इसका प्रिंसिपल, यही वर्नियर कैलिपर का प्रिंसिपल है। तो लीस्ट काउंट जनरली हम बोलते हैं, जी कोई पूछेगा तो हमेशा होता है ना 0.02, 0.05 भी हो सकता है, मगर सबसे कम 0.02 वैल्यू होती है। इसलिए कभी भी एग्जाम में आता है, दोनों ऑप्शन भी आता है, 0.02 करते हैं। 0.02 आप बोलेंगे लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर। वो कैलिपर हम बना लेंगे, वो स्केल बनाएंगे हम वर्नियर कैलिपर का, है ना। तो वर्नियर स्केल हम ड्रॉ करेंगे। एक होता है कंपैरेटिव स्केल, एक होता है कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल क्या होता है? नाम समझ में आ रहा है, कंपैरेटिव यानी किसी चीज का कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरेटिव स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसमें एक ही रेफरेंस पर और एक ही स्केल पर दो तरह के रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं, यानी कि दो यूनिट्स के रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं, दो डिफरेंट यूनिट। जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स में आपने स्केल देखा है, ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल दिया बचपन से आप देखते आ रहे हैं, एक तरफ सेंटीमीटर में होता है और दूसरे तरफ ऊपर तरफ क्या होता है यूनिट में? इंचेस में। हाँ, इंचेस में होता है। तो यहाँ पे एक ही स्केल पे एक उनका माइक हेलो, किसका माइक चालू है? म्यूट करो उसको। 1 लाख बात पे हट नहीं सका, 1 लाख आगे से रावत माइक म्यूट करो। मैं ब्लॉक कर देता हूँ उसको। अच्छा, नहीं सुनेगा तो ब्लॉक कर देंगे हो गया बंद? यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। तो कंपैरेटिव स्केल ऐसा स्केल होता है जिसमें एक कॉमन आरएफ पर, जिसमें क्या होता है, एक कॉमन आरएफ पर दो यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। दोनों यूनिट्स आपस में अलग होती हैं, एक इंचेस में है, एक सेंटीमीटर में है। तो ऐसा जो स्केल होता है उसे कंपैरेटिव स्केल बोलते हैं, ठीक है। जो आपका स्केल है, जो आपने रूल है, जो आप जनरली यूज करते हैं,
तो वो बेस्ट एग्जांपल है कंपैरेटिव स्केल का, यानी कि सेम आरएफ पे दो यूनिट्स का रिप्रेजेंट, यूनिट्स नहीं, दो अलग अलग स्केल का रिप्रेजेंटेशन, यूनिट तो हो गई फिर अपना प्लेन स्केल लैंग्वेज स्केल हो जाएगा, दो अलग अलग स्केल्स का रिप्रेजेंटेशन एक ही स्केल पर, तो वो कंपैरेटिव स्केल होता है। अगला स्केल ऑफ कॉर्ड, अगला क्या है, ये चारों के चारों लेंथ को मेजर करने के लिए, शुरू के चार दिख रहे हैं ना, ये लेंथ को मेजर करने के लिए। नंबर 5वां जो स्केल है वो स्केल ऑफ कॉर्ड है, और ये स्केल ऑफ कॉर्ड क्या करता है, ये स्केल ऑफ कॉर्ड क्या करता है, ये हम कब यूज करते हैं, ये हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट के लिए। किसके लिए, एंगुलर मेजरमेंट के लिए। या मैं कहूँ जनरली स्केल ऑफ कॉर्ड को हम कब यूज करते हैं, जब मैं आपसे कहूँ कि आपके पास चांदा भी नहीं है, आपके पास सेट स्क्वायर भी नहीं है। समझते हो ना, दो ट्रायंगल जैसे शेप्स होते हैं जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में देखे होंगे, उन्हें कहते हैं सेट स्क्वायर, वो हमेशा पेयर में यूज होते हैं, ये पेयर में मार्केट में आते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में पेयर्स में होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर, ये दोनों चीज आपके पास नहीं है, और मैं कह दूं कोई एंगल को ड्रॉ करके बताओ, सही बिल्कुल कर पाओगे क्या, कर पाओगे? नो सर। जब भी ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी परिस्थिति सामने होती है कि ना तो हमारे पास सेट स्क्वायर है, ना हमारे पास चांदा है, ना हमारे पास प्रोटेक्टर है, फिर भी हमें किसी एंगल को ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है विथ हाई एक्यूरेसी, तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में हम स्केल ऑफ कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, और स्केल ऑफ कॉर्ड की मदद से हम किसी भी एंगल को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और एक होता है आइसोमेट्रिक स्केल होता है, आइसोमेट्रिक स्केल आइसोमेट्रिक लेंथ को निकालने के लिए होता है। जब हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग करते हैं तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, अटेंडेंस ले लूं मैं? सर कॉर्ड से यस सर। बस अभी लीव मत होगी, होगा 1 मिनट, 1 मिनट लगेगा, बस वीडियो ऑफ कर रहा हूँ मैं, इसी लैपटॉप से ले रहा हूँ अटेंडेंस। ठीक है, क्योंकि जो सामने सिस्टम है वो कॉलेज के लैंड से कनेक्टेड था और वो बंद हो गया है, नेट कनेक्शन बंद हो गया है यहाँ पे, मगर जो मैंने बताया था एक सर से मैंने रिक्वेस्ट किया आपके मोबाइल से कनेक्ट कर दो सिस्टम को, तो उससे कनेक्ट भी हो गया और क्लासेस भी बढ़िया हो गई। क्लासेस में बस ये 10-15 मिनट अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग गया, मगर कोई दिक्कत नहीं है। बस 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।